2027 की तैयारियां हम लोगों ने शुरू कर दी हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी अपने बलबूते मजबूती से लड़ेगी। तैयारियां हम लोगों ने शुरू कर दी हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी अपने बलबूते मजबूती से लड़ेगी। मेरा भरोसा है आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी पार्टियों के साथ खड़ी होगी। और मैं ये कह सकता हूँ कि हो सकता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुजन समाज का वोट ज़्यादा है, हक वंचित समाज का वोट ज़्यादा, तो हो सकता है सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश की बनकर निकले। और मेरा विश्वास है जिस तरह से मंडल में समीक्षा कार्यक्रम चल रहे हैं और हमारे द्वारा प्रभु जन सम्मेलन हो रहे हैं, एक बहुत मजबूत विकल्प आज़ाद समाज पार्टी बनेगी। जो सत्ता में है उन्हीं से चुनौती है। इस झांसी मंडल में 4, 3, 7 और 2 9 सीटें हैं और जहाँ तक मैं समझता हूँ इन पर बड़ा कब्जा भारतीय जनता पार्टी का है। तो पिछले चुनाव से हमें सीख मिली है कि कोई दूसरी पार्टी इनको हरा नहीं पाई है। तो आज़ाद समाज पार्टी मजबूती से अपनी जड़ों को मजबूत करेगी, बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करेगी और जो सत्ता में दल है उसको हराने का काम करेगी। देखिए, बहन जी हमारी बड़ी नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन आप ये भी देख रहे हैं उनके द्वारा महापुरुषों का आंदोलन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लगातार चुनाव वो लड़ रहे हैं, लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, विधानसभा के चुनाव भी लड़े, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। लोगों का विश्वास आज़ाद समाज पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। आज़ाद समाज पार्टी के युवा साथी ना दिन देखते, ना रात देखते, ना धूप देखते, ना आंधी देखते, ना तूफान देखते, ना भूखे प्यासा पेट देखते, लगातार संघर्ष करते हैं। पुलिस से पहले जाके गरीबों को न्याय दिलाने का काम करते हैं, उनकी आवाज़ उठाने का काम करते हैं, उनके लिए लड़ने का काम करते हैं, तमाम तरह के अन्याय जुल्म आरोप सहते हैं। इसलिए समाज भी ये देख रहा है कि जो हमारे लिए लड़ रहा है हम उसी को ताकत दें। जी नहीं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आपको पता लग जाएगा कि आज़ाद समाज पार्टी कितनी ताकतवर हो गई है। योगी सरकार रोजगार के नाम पे झूठ बोल रही है। उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े और दलित वर्ग के बच्चों के नौकरियों को ठगने का काम किया है। कोई भर्ती ऐसे जिसमें घोटाला नहीं होता, जिसका पेपर लीक नहीं होता। इस सरकार ने तो दलित पिछड़ों का जीना जो है वो इसको उनका इतना बुरा हाल कर दिया है कि वो इंतजार देख रहे हैं कि 27 का चुनाव 26 में हो जाए। देखिए, मैं ये कहूँगा कि क्योंकि ये महिला सम्मान का विषय है और मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि आपसे गलती से भी किसी महिला का अपमान ना हो, तो मैं बहुत जिम्मेदारी से कहूँगा कि मुझे पता लगा है कि वो कोर्ट जा रहे हैं तो मैं कोर्ट में अपना जवाब दूंगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे। मैं सभी को का सम्मान करते हुए आगे बढ़ूंगा। चंद्रशेखर जी, कांग्रेस भी लगातार, मैंने फिर आपसे कहा, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, इसलिए मैं जो भी बात कहूँगा वो महिला की गरिमा का ध्यान रखते हुए, उसके सम्मान का ध्यान रखते हुए मैं कोर्ट में ही अपनी बात रखूँगा। धन्यवाद। नहीं, मैं फिर आपसे कह दूं, उन पर बहुत लंबे समय सरकार रही है। ओबीसी को जातिगत जनगणना उन्होंने नहीं कराई और 52% ओबीसी को 52% आरक्षण उन्होंने नहीं दिया और ओबीसी आयोग उन्होंने नहीं बनाया और मंडल कमीशन की सिफारिशें उन्होंने लागू नहीं करी। तो आप सोचो क्या है, कतनी करनी देखनी चाहिए। ओके, चलो भैया। ऑडियो
आज हम लोग नाहल गांव में आए हैं। यहाँ एक दुर्घटना में पुलिस के एक सिपाही की जान गई। मेरी संवेदना उनके परिवार के प्रति है और मैं चाहता हूं उनको न्याय मिले, लेकिन न्याय मिलेगा कैसे? पुलिस ने आरोप लगा के 500 से ज्यादा लोगों को चिन्हित किया, बहुत सारे लोगों को धारा 151 में जेल में भेज दिया, बहुत सारे लोगों को 15,000 लोगों को 302 में जेल में भेज दिया, 15 लोगों को 5-6 लोगों को गोली मार के जेल में भेज दिया, सिर्फ आरोप के आधार पे। अब आरोप और सत्य में ये फर्क है। आरोप में और सत्य में फर्क है कि उसके बीच में एक दायरा है जांच का। आज हम लोग यहाँ हैं, जो दोषी होता है, निर्दोष होता है, वो तो कहता है जांच करो, और जो दोषी होता है कहता है जांच की जरूरत नहीं है। आज हम लोग यहाँ हैं कि मैं यहाँ से गांव वालों की तरफ से ऐलान करता हूँ कि इस घटना की सीबीआई जांच करा दी जाए, क्योंकि 500 लोग स्टेट खोलने की बात कर रहे हैं, 15 लोगों को 302 में जेल भेजा है, एक सिपाही की जान का विषय है, सारे पुलिस के कर्मियों में बेचैनी है। गांव वाला कहना है कि पुलिस की गोली से ही सिपाही की जान गई। ठीक है, तो ये सत्य कैसे बाहर आएगा? सत्य इस तरह बाहर आएगा कि इसकी जांच हो जाए, और गांव के लोग तैयार है कि सीबीआई जांच हो। हमारे यहाँ सीबीआई जांच को माना जाता है, वहां से निष्पक्षता होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूं जिस तरह का जुल्म जो है लगातार पुलिस यहाँ कर रही है, यहाँ आना, इनको डराना, इनके घरों में घुस जाना सीढ़ी लगा के, ये गलत। पुलिस जिस दिन आई है उनको तस्करा नहीं डाल के आई, उन्होंने थाने को सूचित नहीं किया, उन्होंने चौकी को सूचित नहीं किया, तो कुछ गलतियों पे पुलिस भी है। इसलिए पुलिस को और गांव के बीच का जो टकराव, इसको रोकने के लिए इसकी जांच जरूरी है। मैं यहाँ के कमिश्नर साहब से बात करूंगा और मैं उनसे कहूंगा कि वो इसकी सीबीसीआईडी जांच करा दे या सीबीआई जांच करा दे। गांव के लोग इस जांच के लिए तैयार हैं, जिससे कि निष्पक्ष कार्रवाई हो जाए और जो दोषी उस पर कार्रवाई हो। पुलिस के सिपाही को भी न्याय मिलना जरूरी है, हम उनके साथ खड़े हैं, और हम गाँव वालों के भी, निर्दोष लोगों के साथ भी खड़े। हम दोषी के समर्थन में नहीं है। जिसको पकड़ने आए थे, जो दोषी है उसको उठाए, कोर्ट से सजा दिलाए, फांसी चढ़ा दें, लेकिन अगर इसके आड़ में निर्दोषों पर अन्याय होगा तो ये सही नहीं। सर, अहमदाबाद को डीवीआर यहाँ से पुलिस ले गई है रात में सीटी लगा के घरों से। ये अच्छा नहीं, ये गलत है। इससे जो है एक भय की स्थिति पैदा हो रही है। अगर सत्यता है तो डीवीआर ले जा क्यों रहे? पुलिस तो लगातार बयान जारी करती है ना, वीडियो भी जारी करती है कि देखो भाई इस घटना में हम पे आरोप लग रहा है, सच्ची है। तो वो अगर गोली चली है और गोली लगी है और आम आदमी द्वारा लगे तो वीडियो को भी जारी कर दे, एविडेंस के तौर पे रख ले। सांसद जी, जहाँ घटना की है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे थे, उसकी भी डीवीआर निकाल ली गई, और जिस घटना जो घटना हुई है वो सीसीटीवी में कैद है। पुलिस क्यों सार्वजनिक नहीं कर रही है? मैं भी आपसे ही कह रहा हूँ, इसीलिए हम लोग जांच की मांग कर रहे हैं ना, इसलिए हम लोग जांच की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच हो जाए, जिससे दूध का दूध पानी। जो दोषी होगा हम उसका समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन निर्दोष पे कार्रवाई ना हो, इसका ये तो कानून भी कहता है ना कि निर्दोष पे कार्रवाई नहीं होती। जिससे ये लोग प्लान कर रहे हैं, डर का माहौल है, उसको ये गलत है। इस प्लान के माहौल को रोकने के लिए हमारे लोग 26 तारीख से यहाँ लगे हुए हैं, लगातार प्रशासन से बात कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, और गांव में भी आ रहे हैं। अभी तक मुझे जानकारी थी पीएससी लगाई गई थी, आज पीएससी हटाई गई। देखिए, अहमदाबाद की घटना पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अभी दुबई गया था 6 तारीख को। एयर इंडिया की फ्लाइट से मुझे दुबई जाना था, 7:20 की फ्लाइट थी। 2 घंटे में बताया गया कि एयरक्राफ्ट में कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, वो ठीक किया जा रहा है। वो फॉल्ट ठीक नहीं हुआ। 3 घंटे बाद हमें एयर इंडिया के दूसरे एयरक्राफ्ट से दुबई के लिए कहा गया कि आप इससे जाएंगे। एयर इंडिया के मोस्टली एयरक्राफ्ट में इस तरह की परेशानी खबर आ रही। हो सकता है उस हादसे का शिकार मैं भी हो जाता। मैं 11A पे बैठा हुआ था, हो सकता है कि आज मैं इस दुनिया में ना होता। इसलिए मैंने कल लेटर लिखा था जो हमारे केंद्रीय जो है नागरिक उड्डयन मंत्री हैं राम मोहन नायडू जी को, कि भाई आप इसकी ना पूरे एयरक्राफ्टों की जांच कराओ, क्योंकि लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बहुत बड़े पैमाने पे खिलवाड़ हुआ, कितने लोगों की जान जो है चली गई है, उनके परिवारों को क्या होगा? तो मैं तो उन परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं, लेकिन इससे जो है एक भय का माहौल भी हुआ है लोगों में, और एयर इंडिया के खिलाफ एक जो है आक्रोश का माहौल भी बन रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जितने भी एयरक्राफ्ट सबकी जांच कराई जाए, क्योंकि उसमें सफर जो लोग करते हैं उनकी जान की वैल्यू है। आज बहुत सारे लोग अपने परिवार, एक बड़े सीनियर नेता, उसके क्या नाम, गुजरात के पूर्व चीफ मिनिस्टर चले गए, मैं उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ कि उनके परिवार को दुख सहन शक्ति मिले। लेकिन अगर इसमें इसकी जांच हो, इसमें जो दोषी हो उस पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लोगों के जीवन से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सांसद जी, पुलिस आज तक अपनी बुलेट का खोखा या आप पब्लिक का खोखा बरामद नहीं कर सकी, जबकि वो इतनी तेज है
गोली और लगने के बाद आप जो कहना चाह रहे हैं और मैं भी जो कह रहा हूँ, आप समझते हैं कि ये पूरा मामला झोल में है, ये बिना जांच के स्पष्ट है, इसकी जांच होनी जरूरी है। सांसद जी, आपका प्रतिनिधि मंडल गांव उनाहाल में पहुंचा था, लेकिन उस दौरान पे यहाँ पर कई ऐसे जीवित पशु जो थे वो मर गए थे, जो पालतू पशु हैं, उस पर क्या कहना, उसका जिम्मेदार कौन है? ये इसके पूर्ण रूप से दोषी यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की सरकार है। वही सरकार जो है, जब वो पशु पक्षियों की रक्षा की बात करती है, उनके जीवन सुरक्षा की बात करती है, तो यहाँ के जो पशु पक्षी थे उनको क्या जाति और धर्म के नाम पे देखा गया? उनकी सुरक्षा क्यों नहीं की गई? उनकी जान गई, इसका मुआवजा जो है इन परिवारों को मिलना चाहिए, क्योंकि डर के माहौल की वजह से वो गए हैं। क्योंकि जब जांच होगी तभी तो पता लगा, बिना जांच के आपने लोगों को भर दिया है, तो ये गलत है। इसके लिए जो है, मैं इसके लिए बात करूंगा कि उनको जो है न्याय मिलना चाहिए, जिनके पशु दादी को लेकर कुछ कहना चाहेंगे लगातार? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैं आपको इस पर इतना ही कहूंगा, ये एक महिला के सम्मान से जुड़ा विषय है। तो मैं, क्योंकि मेरे परिवार ने संस्कार दिए कि मैं इस पे महिला सम्मान के प्रति बड़ा सजग हूँ, तो मैं जो भी अपनी बात है, क्योंकि मुझे पता लगा कोर्ट जा रही है, मैं कोर्ट में कहूँ, क्योंकि ये महिला के सम्मान का विषय ना होता तो मैं इस पर अपनी बात। ठीक है, तो सुन लिया दोस्तों, 2027 में जो सरकार बनेगी वो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद भाई की बनेगी और किसी की नहीं। और सभी हमारे बहुजन चाहते भी हैं कि चंद्रशेखर भाई की सरकार आए 2027 में, क्योंकि जो करप्शन चल रहा है देश में, शिक्षा का, और इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, जो गरीब इंसान 300 की मजदूरी करता है उसका उसी में नहीं गुजारा हो रहा है। तो इसीलिए दोस्तों सभी लोग, क्योंकि बहुजनों का वोट जो है ना 85% है, सबसे ज़्यादा बहुजन है, तो सरकार बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चंद्रशेखर आज़ाद भाई जो नगीना के सांसद हैं, उनकी सरकार तो आनी ही आनी है 100%। बहुत हमारी बहुजन जो है जनता चंद्रशेखर भाई का इंतजार भी कर रही है दोस्तों। तो दोस्तों बताइए, सब चंद्रशेखर भाई की सरकार बनने में कौन कौन सहमत है, कमेंट करके दोस्त बताना। और दोस्तों, क्या चंद्रशेखर आज़ाद भाई की सरकार बन जाए, कौन कौन मंजूर है, हमें कमेंट करके दोस्तों बताना। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और हमारा वीडियो कौन कौन कहाँ से देख रहा है ये भी बताना दोस्तों। बाय बाय।